Homeopathy was invented by होम्योपैथी का आविष्कार डॉक्टर सैमुअल हैनीमन ने लगभग 200 वर्ष पहले किया था। ये साइंस की एक प्रकार है और वैसे ही उन्होंने इसका आविष्कार किया था and और उन्होंने स्वयं himself 5 विभिन्न प्रकार की होम्योपैथी का निर्माण किया था। versions of homeopathy. पिछले वाले प्रकार का खंडन करके वो परिवर्तन लाए। वो उस चरण पर पहुंच गए थे जहां होम्योपैथी के 5 प्रकार का संशोधन उनके जीवन काल में ही हो गया था। Was a very उनके विचार प्रगतिशील थे और यही कारण है कि वो होम्योपैथी का निर्माण कर पाए। but लेकिन ever since homeopathy तब has से आज तक होम्योपैथी के विकास में रुकावट आ गई है। उसके बाद के 100 वर्षों के छोटे छोटे परिवर्तन के अलावा ये बहुत निष्क्रिय सी रही। 100 years. उस युग में कई प्रारंभिक मार्ग निर्माता हुआ करते थे जिनकी खुद की मूल शैलियां हुआ करती थीं, लेकिन वो आधार को अपरिवर्तित रखते हुए केवल साधारण परिवर्तन हुआ करते थे। लेकिन इसमें परिवर्तन की आवश्यकता थी क्योंकि होम्योपैथी कोई चित्र नहीं है, ये साइंस की एक प्रगतिशील प्रकार है। औषधि और चिकित्सा के विश्व की परिस्थिति में मुकाबला करते रहने के लिए इसे लगातार बदलते रहना है। होम्योपैथी का उचित प्रकार से व्यावहारिक उपयोग विश्व में सबसे पहले मेरे दादाजी डॉक्टर परेशनाथ बैनर्जी ने करना आरंभ किया था जब उन्होंने 1918 में अपना प्रथम चैरिटेबल क्लिनिक स्थापित किया था Clinic in 1918. और वो बहुत छोटे से गांव में स्थापित किया गया था जहां की जनसंख्या केवल 300 जनों की थी। लेकिन बहुत जल्द ही ये क्लिनिक बहुत व्यस्त होने लगा और हजारों रोगियों के लिए हजारों नुस्खे लिखे जाने लगे। ये नुस्खे होम्योपैथ का ग्रुप लिखा करता था और वो उनके छात्र थे। वो एक तरह से व्यवहारिक होम्योपैथी का जन्म था जहां उसका वास्तविक लोगों पर उपयोग होने लगा और स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करने लगी। The different kinds of health problems of people. ये परंपरागत होम्योपैथी से प्रस्थान का आरंभ था। परंपरागत होम्योपैथी में रोगियों की परिस्थितियों के लक्षण को प्राप्त करने के लिए लंबी केस टेकिंग की आवश्यकता होती है और उसके बाद मटेरिया मेडिका से एक दवाई का चुनाव कर लिया जाता है जो कि सबसे ज्यादा लक्षणों से मिलती जुलती हो। From all the medicines of the materia medica. मेरे दादाजी का मौलिक परिवर्तन ये था कि उन्होंने विशिष्ट परिस्थिति के लिए विशिष्ट दवाई को पहचाना था। For specific conditions. So तो जब कभी भी किसी रोगी ने अपनी समस्या को स्पष्ट किया तो तुरंत एक दवा चुनकर उसे दे दी गई और उन दवाइयों के प्रभाव का प्रमाण रोगियों की संख्या थी जो बढ़ती ही रही। देश के हर भाग से रोगी उस छोटे से गांव में चिकित्सा के लिए आने लगे और इसका कारण उन सफल नुस्खों के परिणाम थे। because of the efficacy that these prescriptions demonstrated. देश में उस युग में हजारों होम्योपैथ हुआ करते थे और आज भी भारत में हजारों होम्योपैथ हैं, लेकिन हमारी चिकित्सा के परिणाम में निश्चित रूप से अंतर है। In the efficacy of the treatment. इन परिणाम या फिर परिणाम की उन्नति प्राप्त करने में विशेष रूप से विस्तृत क्लिनिकल रिसर्च युक्त है जो कि विशेष रूप से ये समझने का प्रयास कर रही है कि परंपरागत होम्योपैथी कई परिस्थितियों में क्यों असफल हो जाती है। तो यही हमारी चिकित्सा की प्रणाली के ध्यान का केंद्र था।
परंपरागत होम्योपैथी के अनुसार यही सबसे उपयुक्त दवाई होनी चाहिए थी, लेकिन जब इसका उपयोग किया जाता है तो ये अक्सर वैसा असर नहीं दिखाया करती है जिस प्रकार हम चाहते हैं। इस आधार पर हमारा रिसर्च उस प्रारंभिक प्रक्रिया की असफलता पर था, जिसका कारण वो प्रक्रिया है जिसमें विशिष्ट परिस्थिति के लिए दवाइयों को चुन लिया जाता है। इस प्रक्रिया में बहुत सारे पहलुओं पर ध्यान दिया गया है और ये दवाई के साथ साथ विशिष्ट पोटेंसी की पहचान है। होम्योपैथी का व्यापक रूप से ये मानना है कि जितनी कम पोटेंसी होती है उतनी ही वो निर्बल होती है, जितनी अधिक पोटेंसी उतनी ही शक्तिशाली। इस विचारधारा में मौलिक परिवर्तन लाने वाले मेरे दादाजी थे, जिन्होंने विशिष्ट पोटेंसी वाली विशिष्ट दवाई विशिष्ट अवस्था के लिए बनाई। ये 1, 2, 10 या 15 नहीं, बल्कि हजारों रोगियों पर क्लिनिकल रिसर्च और निरीक्षण के बाद इसे हमने अपना मौलिक सिद्धांत बना लिया। इस परिणाम के पीछे हजारों निरीक्षण है और ये मात्र काल्पनिक परिणाम नहीं है, बल्कि परिणाम की जांच पड़ताल भी है। यदि हम ब्रायनिया नाम की एक दवाई की बात करें तो ऐसा नहीं है कि ब्रायनिया 6 ब्रायनिया 200 से निर्बल है। ब्रायनिया 6 ब्रायनिया 200 से अलग है। तो ये होम्योपैथी दवाइयों को चुनने की प्रक्रिया के मौलिक सिद्धांत पूरी तरह से बदल देता है। और कैसे? ब्रायनिया 6 का उपयोग डायरिया के लिए किया जाता है और ब्रायनिया 200 का कॉन्स्टिपेशन के लिए। तो ये अब ऐसा नहीं है कि ये उससे निर्बल है और वो इससे शक्तिशाली है। ब्रायनिया 6 और ब्रायनिया 200 पूरी तरह से एक दूसरे से अलग है। ये हमारे हजारों निरीक्षणों का केवल एक उदाहरण है। तो इसके कारण इन परिणाम को चिकित्सा की प्रक्रिया में सम्मिलित कर लिया गया है। तो ये उस क्रमागत उन्नति का आरंभ है जिसे हम मॉडर्न होम्योपैथी कहते हैं। ये परंपरागत होम्योपैथी की विचारधारा से किसी और दिशा की ओर प्रस्थान है, जो कि मॉडर्न होम्योपैथी का आरंभ है। मेरे दादाजी की देखरेख में ये विचारधारा लगातार दसों साल उन्नति करती रही और उनके बाद मेरे पिताजी की देखरेख में कम से कम 40 सालों तक, शायद 50 सालों तक। और अब निश्चित रूप से हमने इस प्रक्रिया को पिछले 20 से अधिक सालों से जारी रखा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम साइंस के विषय पर समय में फंस नहीं सकते, खास तौर पर होम्योपैथी की दवाइयों में। मेरे पिताजी की देखरेख में जो क्रमागत उन्नति हुई थी, वो उन विचारधाराओं को आगे बढ़ा रही थी जिसको प्रारंभिक रूप से मेरे दादाजी ने प्रस्तावित किया था, और फिर उस क्षेत्र में जहां बहुत सारे लक्षण एक साथ हरकत करते पहचाने गए। मेरे पिताजी के अनुसार होम्योपैथी का मौलिक सिद्धांत ये है कि जिसको उत्पन्न किया जा सकता है उसकी चिकित्सा भी की जा सकती है, और इसके कारण इसका उल्टा भी ठीक है। जिसको उत्पन्न ना किया जा सकता हो उसकी चिकित्सा भी नहीं की जा सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लक्षण एक साथ नहीं हुए या फिर एक साथ आरंभ नहीं हुए, निश्चित रूप से एक साथ
नाश नहीं हो सकते। जिस प्रकार मेरे ब्रायनिया के उदाहरण में एक ही मनुष्य को निश्चित रूप से डायरिया और कॉन्स्टिपेशन नहीं हुआ था, तो यहाँ प्रत्यक्ष रूप से लक्षणों का ग्रुप है जो हमेशा एक साथ आता है। यदि किसी मनुष्य में पूरी तरह से लक्षण हैं, तो वहाँ एक से ज्यादा बीमारियों का प्रभाव है जिनने उस पर विभिन्न समय और विभिन्न स्तर पर प्रभाव डाला है और जिसके कारण ये लक्षण पूरी तरह से छा गए हैं। इसका मतलब ये है कि वहाँ लक्षणों के छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जो कि हमेशा एक साथ आते हैं और उनसे अलग अलग प्रकार से निपटने की आवश्यकता है। इसे हम अपनी मनमानी से नहीं मान सकते और न ही हम इनकी चिकित्सा के लिए दवाइयों को खोजने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि ये लक्षण एक साथ नहीं आए थे। ये कई परिवर्तन में से एक है। हम इसे संक्षेप में प्रस्तुत करना चाहते हैं और हम ये कहेंगे कि जहाँ किसी भी मनुष्य में लक्षणों के एक से अधिक ग्रुप्स हैं, ये क्रमागत उन्नति की ओर कई महत्वपूर्ण कदम में से एक है। मेरे पिताजी के देखरेख में जो क्रमागत उन्नति हुई थी, उसकी ओर स्वरूप या फिर वृद्धि ये थी कि लोगों के सीमित ग्रुप्स को पहचाना जाए उस प्रकार जैसे एक साथ आने वाले लक्षणों के सीमित ग्रुप्स को पहचानना पड़ता है, जिन्हें होम्योपैथी की दवाइयों के उपयोग से अलग अलग अप्रभावी करने की आवश्यकता होती है। ग्रुप्स की पहचान, उदाहरण के लिए, यदि आप 10 लोगों को देखें तो इनमें सभी असमान हैं, लेकिन यदि आप उस ग्रुप को बढ़ाएं, यदि आपके पास अब 1000 लोग हैं, यदि वो सभी एक ही रोग के प्रभाव में हैं, तब आपको कुछ नमूने उभरते दिखाई देंगे। इसका मतलब वो उंगलियों के निशान के प्रकार विशिष्ट नहीं हैं, लेकिन जब उनका बड़े संदर्भ में निरीक्षण किया जाएगा, तब आप सरलता से इन नमूनों को पहचान लेंगे। और जब आप नमूनों को पहचान लेंगे, तो देखेंगे कि उनकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया की क्षमता निश्चित रूप से सामान्य है। एक मनुष्य के रोग के प्रभाव की प्रक्रिया एक ही प्रकार के रोग के प्रभाव में दूसरों से मिलती जुलती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये नमूने उभर कर सामने आ सकते हैं। और एक और ध्यान देने वाला स्वरूप ये है कि ये संभव है कि प्रमाण के अनुसार किया हुआ तरीका उत्पन्न किया जाए जिसके प्रभाव की मात्रा सामान्य हो, यदि आप नमूनों को या फिर स्वाभाविक प्रतिक्रिया की क्षमता को पहचान लें। तीसरी क्रमागत उन्नति मेरी देखरेख में हमारी टीम के साथ पिछले 20 से ज्यादा सालों में हुई और उसका उद्देश्य ये था कि हम दवाइयों के आधुनिक ज्ञान का पूरी तरह से लाभ उठा सकें, जैसे कि रोगों का ज्ञान, आधुनिक उपकरणों और मशीनों का उपयोग जो कि रोगों की गति को मापने में और रोगों के स्तर एवं स्थितियों को जानने में हमारी सहायता करते हैं। ये हमारी चिकित्सा का उद्देश्य है। हमारे रिसर्च का उद्देश्य चिकित्सा के ऐसे तरीकों को आविष्कार करना है जो कि किसी भी मनुष्य की योग्यता से बाहर हो, किसी भी मनुष्य की प्रतिभा से बाहर हो, क्योंकि ये विशिष्ट रोगों की विशिष्ट चिकित्सा के तरीके हैं जो कि होम्योपैथी के प्राचीन प्रकार के मुकाबले, जिसमें पूरी एकाग्रता लक्षणों में हुई करती थी, काफी हद तक काफी कम व्यक्तिपरक है।
यहाँ होम्योपैथी की इस प्रकार में, जो परमेश बैनर्जी एडवांस्ड होम्योपैथी प्रोटोकॉल के नाम से जानी जाती है, हमारे पास रोगों की चिकित्सा के विशिष्ट तरीके हैं और इसमें केवल चिकित्सा के लिए उपयोग होने वाली दवाइयाँ ही नहीं हैं, बल्कि केस टेकिंग के भी तरीके हैं, चिकित्सा की रणनीति को अपनाना भी है, चिकित्सा की प्रतिक्रिया की छानबीन भी है, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है, और निश्चित रूप से एक प्रणाली का होना जो कि पेचीदा और कभी-कभी नाजुक स्थितियों की चिकित्सा करने में हमारी सहायता करता है। to enable us to treat complex and sometimes critical disease states. So it is a significant तो ये प्रगति की ओर बहुत महत्वपूर्ण कदम है, जिसको लक्षणों और व्यक्तिपरक मूल्यांकन से ज्यादा मशीनों से प्राप्त होने वाले रोगियों की परिस्थिति के वास्तविक परिणाम पर भरोसा है। that are machine dependent. ये ब्लड टेस्ट्स के परिणाम हैं, ये अल्ट्रासाउंड के परिणाम हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई के परिणाम और अब पेट सीटी स्कैन के परिणाम भी। The ये परिवर्तन व्यवस्थित है, एक पक्षीय नहीं। systematic change is not इसका एक अंदाज है, pattern, इसमें खुद की बहुत विचारपूर्वक ग्रहण शक्ति है। the disease process at a very fine granular level. For example, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक मनुष्य के पेट में दर्द है। प्रश्न जो करना चाहिए है वो ये है कि क्या दर्द पीछे कमर की ओर जा रहा है? if yes, यदि उत्तर हाँ है, reasonable chance तो ये पैनक्रियाटाइटिस के दर्द का संकेत हो सकता है। that there is a possibility of this being a pain of pancreatitis. Immediately, तुरंत कुछ और प्रश्न करने की आवश्यकता होगी। क्या आपके वजन में कमी आ रही है? और क्या हो रहा है? क्या कभी आपने अपने पेट के ऊपर वाले भाग का अल्ट्रासाउंड करवाया है? क्या आपने कभी ऐसा ब्लड टेस्ट करवाया है जिसमें लिवर फंक्शन टेस्ट भी युक्त था, जैसे कि सीरम अमाइलेज और लाइपेज? तो ये केस टेकिंग की प्रक्रिया है जो कि हमारे टेलीमेडिसिन सेंटर या फिर क्लिनिक में इस प्रकार के केस के साथ निपटने वाले डॉक्टर्स अपने आप अपना लेते हैं। तो ये हमारी प्रक्रिया पर बहुत निर्भर करता है। हम छानबीन करेंगे, हम जांच से प्राप्त हुए वर्तमान परिस्थिति को ध्यान से देखेंगे और जब चिकित्सा की प्रतिक्रिया का निरीक्षण करेंगे तो हम केवल पैनक्रियाटाइटिस के दर्द के बारे में नहीं पूछेंगे। हमें सीरम एमाइलेज और लाइपेज के स्तर पर भरोसा रहेगा और शरीर के वजन पर भी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि हम कुछ परिणाम को महत्व ना दें, जैसे कि ब्लड रिपोर्ट्स, तो उचित प्रकार से चिकित्सा की प्रतिक्रिया का निरीक्षण करना बहुत कठिन हो जाएगा। it will be very difficult for us to do a proper treatment response assessment. And और ये परंपरागत होम्योपैथी से महत्वपूर्ण प्रकार का प्रस्थान है। क्यों? क्योंकि 150 साल पुरानी होम्योपैथी की पुस्तकों में कहीं भी सीरम अमाइलेज और लाइपेज का उल्लेख नहीं है। इनका तब कोई अस्तित्व ही नहीं था। इनको हमने अपनी चिकित्सा की प्रक्रिया, जो कि परमेश बैनर्जी एडवांस्ड होम्योपैथी प्रोटोकॉल के नाम से जानी जाती है, सम्मिलित कर लिया है, जिसका हमारी टीम पालन करती है। कृपया याद रखें कि ये व्यक्तिपरक निरीक्षणों से जो हमारा प्रस्थान है, ये पेचीदे और गंभीर रोगों की चिकित्सा में हमारी सहायता करता है, जहां हमारी चिकित्सा की प्रतिक्रिया की जानकारी प्राप्त करने के लिए व्यक्तिपरक निरीक्षण ही एकमात्र माध्यम नहीं हो सकते। और इसके कारण हमारी चिकित्सा व्यक्तिपरक उत्तरों में कम और परिणाम में ज्यादा निर्भर है।
तो हम अपनी चिकित्सा की विचारधारा को टेलीमेडिसिन के माध्यम से भी पहुंचा सकते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रकार की क्रमागत उन्नति है। तो हमारे पास मूल रूप से जुड़े हुए विश्व के लिए क्लिनिक है। आज हम फोन या फिर ईमेल और हाल ही में वीडियो के माध्यम से भी किसी भी मनुष्य तक पहुंच सकते हैं, और चाहे रोगी विश्व में कहीं भी हों, हम अपनी विशेषज्ञता वहां तक पहुंचा सकते हैं। हम रोगियों की स्थितियों पर लगातार ध्यान रखते रहते हैं, क्योंकि हमारी चिकित्सा का नेतृत्व टेस्ट्स के परिणाम करते हैं, चाहे उन रोगियों से हमारी कितनी कम बातचीत ही क्यों न हुई हो।